Hello students, welcome to the next session of the lecture Slope and Deflection. In this session I will describe finding slope and deflection in simply supported beam. ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हमने कैंटिलीवर बीम देख लिया था. अब सिंपली सपोर्टेड बीम हम देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला हम एक ये केस देखते हैं. फर्स्ट केस देखते हैं, अ पॉइंट लोड एट सेंटर. पॉइंट लोड एट सेंटर यानी ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये एग्जैक्ट मिड पर एक पॉइंट लोड यानी एक कंसंट्रेटेड लोड W एक्ट कर रहा है. ठीक है, टोटल लेंथ L/2 L/2. ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. कहाँ पर? पहले तो इसका हम डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम देखते हैं. डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम क्या बनेगा? अगर यहाँ स्लोप, यहाँ पर सपोर्ट और इस एंड पे सपोर्ट है, तो यानी यहाँ पर y इक्वल टू तो 0 रहेगा. यानी जो इसका डिफ्लेक्टेड शेप है वो यहाँ पर, यहाँ से 0 और मैक्सिमम कहाँ जाएगा? जहाँ पर लोड है यानी एट मिड पॉइंट पे. तो इसका किस तरीके से डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा? ठीक है, तो ये आपको इसका इलास्टिक कर्व बन गया. ठीक है, अब इस पे आपको निकालना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. तो सेम प्रोसेस वही रहेगा. अगर डबल इंटीग्रेशन हम अभी जा रहे हैं तो प्रोसेस वही रहेगा कि आपको x डिस्टेंस पे लेना है मोमेंट का एक्सप्रेशन और उस मोमेंट का एक्सप्रेशन को जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट करके डबल इंटीग्रेट करके हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे और बाउंड्री कंडीशंस से C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करके फाइनली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालेंगे जहाँ जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो इसमें लेते हैं, कहाँ पर ले हम? सपोज कि हमने यहाँ पर एक x सेक्शन ले लिया. चूँकि ये सिमेट्रिकल है तो आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो. ठीक है, तो हमने क्या लिया कि इधर से एक x सेक्शन ले लिया. अब यहाँ पर RA और RB ये क्या होगा? RA RB क्या हो गया आपको? RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू क्या हो गया? टोटल लोड बाई 2 यानी W/2. ठीक है, तो अब MX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA इज इक्वल टू W/2 या प्लस W/2. तो प्लस W/2 यानी पॉजिटिव लोड यानी पॉजिटिव मोमेंट. तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस W/2x. ठीक है, अब MX इज इक्वल टू ये हो गया. तो ये क्या, इसका एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो? EI डबल डैश. ठीक है, तो EI डबल डैश इज इक्वल टू W/2x. तो यानी EI डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? WX²/4 प्लस C1. EI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? WX³/12 प्लस C1x प्लस C2. ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपका निकल गया EI का, y और y डैश का. ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस क्या आएंगे? अब यहाँ बाउंड्री कंडीशंस देखते हैं. तो यहाँ पर तो 3 बाउंड्री, यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस क्या है? चूँकि हाँ, ये जो एक्सप्रेशन आपने लिया है MX इज इक्वल टू W/2x वो AC पोर्शन के लिए है. ठीक है, ये AC पोर्शन के लिए. यहाँ से हम A सपोर्ट से x डिस्टेंस पे ले रहे हैं. तो ये x कहाँ पर लाई कर रहा है? AC पोर्शन में. इसलिए यहाँ पर मोमेंट का एक्सप्रेशन हो गया RA इंटू एक्स यानी W/2 इंटू एक्स. ठीक है, AC के लिए. इसलिए जो बाउंड्री कंडीशंस हम लगाएंगे वो AC पोर्शन में जो बाउंड्री कंडीशंस आएंगे वही बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे. यानी x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L/2 पे y डैश इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्यों y डैश 0? क्योंकि ये चूँकि क्या है? सिमेट्रिकल बीम है, सिमेट्रिकल लोडिंग है. तो यहाँ पर क्या होगा? ये इसका टेंजेंट, यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल जाएगा. यानी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी टेंजेंट
ज़ीरो, यानी टेंजेंट जीरो का क्या मतलब, हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप ज़ीरो, तो स्लोप जीरो हो गया इस मिडिल पॉइंट पे, इसलिए यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस क्या लगेंगे, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो पे y इज इक्वल टू ज़ीरो और x इज इक्वल टू l/2 पे y डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये दोनों, एक कंडीशन ये भी है कि x इज इक्वल टू एल पे y इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन वो कंडीशन हम तब लगा सकते हैं जब हम BC वाले पोर्शन में मोमेंट का एक्सप्रेशन लेंगे। ठीक है, BC का एक्सप्रेशन अगर हम लेते हैं तब हम उसके एक्सप्रेशन BC के पोर्शन में अगर हम ले तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, RA इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स माइनस L/2, ये आएगा। क्या आएगा BC का, अगर BC में हम मोमेंट का एक्सप्रेशन ले तो क्या आएगा, RA इंटू एक्स माइनस W/2 इंटू एक्स माइनस L/2। ठीक है, तो ये जब आप मोमेंट का एक्सप्रेशन लेकर के चलेंगे तो इसमें आप बाउंड्री कंडीशंस लेंगे। क्या लेंगे, इस पोर्शन, इस इक्वेशन के लिए बाउंड्री कंडीशंस आपका आ जाएगा, एक तो x इज इक्वल टू L/2 पे y डैश इज इक्वल टू ज़ीरो और x इज इक्वल टू L पे y इज इक्वल टू ज़ीरो। इस वाले पोर्शन, BC वाले पोर्शन के लिए आपको ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस आएंगे, लेकिन AC वाले पोर्शंस पे अगर देखें तो आपको ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस आएंगे, x इज इक्वल टू ज़ीरो पे y इज इक्वल टू ज़ीरो और x इज इक्वल टू L/2 पे y डैश ज़ीरो। ठीक है, यहाँ हम A पोर्शन से सारे x को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर सेक्शन लिए तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ज़ीरो, y ज़ीरो, x इज इक्वल टू L/2, y डैश ज़ीरो। यहाँ पर अगर लिए, मान लो कि हम A से यहाँ इस पोर्शन में ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर लेंगे तो x इज इक्वल टू L पे y इज इक्वल टू ज़ीरो और x इज इक्वल टू L/2 पे y डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस हैं, क्या, x इज इक्वल टू ज़ीरो पे y इज इक्वल टू ज़ीरो और x इज इक्वल टू L/2 पे y डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब ये दोनों कंडीशंस लगाते हैं और y डैश और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, C1 C2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या आएगा, x0 y0 यानी C2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, ज़ीरो, C2 इज इक्वल टू ज़ीरो और x इज इक्वल टू L/2 पे y डैश ज़ीरो, x इज इक्वल टू L/2 पे y डैश ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, WL²/16, C1 इज इक्वल टू क्या आ गया, C1 इज इक्वल टू माइनस WL²/16। ठीक है, तो C1 निकल गया, C2 निकल गया, तो EI y डैश निकल जाएगा आपका इक्वेशन, EI y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WX²/4 माइनस WL²/16 और EI y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, WX³/12 माइनस WL²/16 x प्लस C2 यानी ज़ीरो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आ गया, y डैश आ गया, y आ गया। तो अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप कहाँ पर निकालना है, तो सपोर्ट पे आपको निकालना है। ठीक है, सपोर्ट पे, यानी सपोर्ट पे अगर देखेंगे तो चूंकि सिमेट्रिकल बीम है तो A और B दोनों पे आपको स्लोप की वैल्यू सेम आएगी, भले डायरेक्शन अलग होगा। ठीक है, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक यानी एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ए पॉइंट पे अगर देखें, एट ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, यानी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे वाई डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे वाई डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, तो वाई डैश इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी एट ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर,
माइनस WL² बाई 16EI। ठीक है, तो ये आपको निकल गया थीटा ए इज इक्वल टू माइनस WL² बाई 16EI। ठीक है, और वही थीटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब एक अगर माइनस में है तो एक क्या आ जाएगा प्लस में, यानी प्लस WL² बाई 16EI। ठीक है, तो थीटा ए थीटा बी निकल गया। अब y निकालना है, y क्या निकालना है, y मैक्सिमम यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो y मैक्सिमम कहाँ पर आएगा, एट सेंटर पे। सेंटर पे लोड है तो सेंटर पे आएगा मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम मोमेंट, सॉरी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे, यानी x इज इक्वल टू L/2 पुट करेंगे। तो ये इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू L/2 पुट करेंगे तो y की क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू L/2 पे YC इज इक्वल टू Y मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L/2 पुट करेंगे तो L³ बाई 8 इंटू 12 96, यानी WL³ बाई 96 माइनस WL³ बाई 96 माइनस यहाँ पर L/2 यानी कि L³ बाई 32। तो यहाँ आ जा रहा है WL³ बाई 32। तो ये आ रहा है आपको वैल्यू माइनस WL³ बाई 48, यानी YC इज इक्वल टू या Y मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस WL³ बाई 48EI। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो गया, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग अ पॉइंट लोड एट सेंटर। स्लोप क्या हो गया सपोर्ट पे, WL² बाई 16EI। डिफ्लेक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन WL³ बाई 48EI, माइनस इज फॉर डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो WL³ बाई 48EI। तो ये याद रखिएगा कि थीटा इज इक्वल टू आता है इसमें, इस केस में WL² बाई 16EI, और डिफ्लेक्शन क्या होता है WL³ बाई 48EI। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आप याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका केस, फर्स्ट केस पॉइंट लोड एट सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट केस आते हैं हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमने लिया। अब यहाँ पर यूरियल हमने लगाया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, W पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी वही आपको मोमेंट का एक्सप्रेशन लो। अब यहाँ पर कहीं भी आप ले सकते हैं, लेटर सपोज कि दिस इज x डिस्टेंस, और यहाँ पर आपको मोमेंट का एक्सप्रेशन लेना है। तो मोमेंट का एक्सप्रेशन के लिए आपको रिएक्शन फोर्स चाहिए। अब रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल लोड बाई 2। तो टोटल, क्योंकि चूंकि क्या है ये सिमेट्रिकल बीम है तो इसलिए RA RB बराबर होगा। तो यानी RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू टोटल लोड क्या हो गया, W पर यूनिट लेंथ है, यानी W इंटू L इसका टोटल लोड हो गया, तो WL बाई 2। ये हो गया रिएक्शन फोर्स। अब मोमेंट आपको एक्स सेक्शन पे निकालना है, तो mx इज इक्वल टू क्या होगा, RAX। RA क्या है, अपवार्ड है, अपवार्ड यानी पॉजिटिव फोर्स यानी पॉजिटिव मोमेंट। तो RAX माइनस, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये लोड भी यूडियल भी तो आ रहा है ना, तो माइनस क्या होगा W, ये कहाँ तक है, x तक, W इंटू एक्स लोड हो गया, और कहाँ पर एक्ट करेगा, x/2 पे, यहाँ से x/2 डिस्टेंस पे, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा WX² बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया आपको मोमेंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, EIY डबल डैश इज इक्वल टू RAX माइनस WX² बाई 2। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, EIY डैश इज इक्वल टू RA को हम लिख देते हैं यहाँ पर WL/2 लिख देते हैं, WL/2 x² बाई 2 माइनस WX³ बाई
6, तो इसको लिख सकते हैं हम WL(x²/4 माइनस WX³/6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा y डैश EI y डैश। ठीक है, अब इसको फिर से हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, EI y इज इक्वल टू x² का x³ यानी WL(x³/4 माइनस WX⁴/24। अच्छा, यहाँ प्लस C1 छूट गया, प्लस C1 यहाँ हो गया प्लस C1x प्लस C2। ठीक है, तो ये आ गया आपको EI y डैश और ये आ गया EI y। अब C1 C2 का वैल्यू निकालना है तो बाउंड्री कंडीशंस क्या लगेगा यहाँ पे, तो हाँ, अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस आपका 3 बाउंड्री कंडीशंस आ जाएंगे। आप x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू L पे y इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू L/2 पे y डैश इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है कि इधर का एक्सप्रेशन मोमेंट का अलग है, इधर का एक्सप्रेशन अलग है, यहाँ पर सेम है। ठीक है, मोमेंट का एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंटली जा रहा है थ्रू आउट द बीम, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो बाउंड्री कंडीशंस है वो 3 आ जाएंगे। तो यहाँ हमें तो 2 ही बाउंड्री कंडीशन से काम है, तो हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं बाउंड्री कंडीशंस में, एक ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x 0 तो क्या हो जाएगा C2 इज इक्वल टू 0। तो ये इससे क्या आ रहा है, C2 इज इक्वल टू 0। और दूसरा कंडीशंस क्या है, दूसरा हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू L/2 पे y डैश इज इक्वल टू 0। कुछ हम ये भी ले सकते थे, x इज इक्वल टू L पे y इज इक्वल टू 0, वो भी ले सकते थे, उससे भी हम C2 की वैल्यू C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं हम y डैश में, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू L/2 पुट कर रहे हैं ना, तो WL यहाँ पर इसमें तो L/2 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा L²/4 यानी WL³ हाँ ठीक है, यहाँ आ जा रहा है WL³/16 माइनस यहाँ पर L³/8 यानी WL³/48। ठीक है, प्लस C1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको C1 इज इक्वल टू क्या होगा WL³ क्या होगा, WL³ को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा ये -1/16 प्लस 1/48। तो यहाँ से आ जा रहा है आपको -WL³/24। ठीक है, C1 की वैल्यू आ गई आपको -WL³/24। ठीक है, तो अब C1 C2 की वैल्यू आ गई, तो अब EI y डैश पुट कीजिए और EI y पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा EI y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आपको एक्सप्रेशन WL(x²/4 माइनस WX³/6 प्लस C1 यानी -WL³/24। ठीक है, और EI y क्या हो जाएगा, क्या हो जा रहेगा WL(x³/12 माइनस WX⁴/24 प्लस C1x यानी -WL³/24x प्लस C2 यानी 0। ठीक है, तो अब ये आ गया आपको ये क्या आ गया आपको y डैश और y की वैल्यू। तो आपको क्या निकालना है, सेम वही पहले की तरह क्या निकालना है, सपोर्ट्स पे आपको y डैश की वैल्यू निकालनी है और सपोर्ट्स पे और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चूँकि ये सिमेट्रिकल बीम है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, सिमेट्रिकल लोडिंग है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका हो गया
एट सेंटर पे, यानी x इज इक्वल टू L/2 पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू L/2 पे आप y की वैल्यू निकालिए और x इज इक्वल टू 0 पे y डैश की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, एट सपोर्ट, सपोर्ट यानी एट ए, क्योंकि जो स्लोप है वो ए और बी पे दोनों पे इक्वल ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है। तो थीटा ए हम निकालते हैं, थीटा ए का यानी x इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा आपको y डैश के फॉर्मूला में। तो एट ए x इज इक्वल टू 0, सो y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू x0 यानी y डैश इज इक्वल टू माइनस WL³ बाई 24 EI, ठीक है, माइनस WL³ बाई 24 EI, ठीक है। तो ये आपका स्लोप की वैल्यू आ गई एट ए पे माइनस WL³ बाई 24 EI, और वही बी पे अगर हो जाएगा तो बी पे क्या आ जाएगा, बी पे आपका प्लस बी, एट बी पे क्या आ जाएगा, थीटा बी इज इक्वल टू अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा, प्लस WL³ बाई 24 EI, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन की वैल्यू अगर देखें तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यहाँ मान लेते हैं C है, तो एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इज एट x इज इक्वल टू L/2 पे। तो x इज इक्वल टू L/2 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू L/2, तो आप पुट करके देखिएगा, इसमें हम ये इतना कैलकुलेशन करके आपको नहीं दिखाएंगे, ये आपको आ जाता है -5/384 WL4/EI, ठीक है, ये आ जाता है। आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा तब हमसे पूछ सकते हैं आप, हम आपको कैलकुलेशन करके दिखा देंगे, लेकिन अभी इतना स्पेस भी नहीं है यहाँ पे, हम इसलिए दिखा नहीं रहे, ठीक है। तो ये आप खुद कैलकुलेट करके बताइएगा कि y मैक्सिमम इज इक्वल टू एट L/2 पे 5/384 WL4/EI, ये दोनों याद रखिएगा एक्सप्रेशन, कि यूडियल केस में सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पे क्या स्लोप आएगा और या सपोर्ट पे स्लोप क्या आएगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना होगा, WL³ बाई 24 EI और 5/384 WL4/EI, याद रखिएगा। पॉइंट लोड में क्या था, WL² बाई 16 EI और WL³ बाई 48 EI, ठीक है। और यहाँ पे ये, हाँ, और एक और चीज़ ये भी आपने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा कि जहाँ पर भी यूडीएल आ रहा है वहाँ पर L थीटा में L³ पावर आता है, ठीक है। और ये जहाँ ये थीटा में L³ पावर आता है, और वही अगर कंसंट्रेटेड लोड रहा तो थीटा में L² पावर आता है, ठीक है। क्योंकि चूँकि क्या होता है, यूडीएल में आपको पर यूनिट लेंथ रहता है, इस वजह से L की पावर एक बढ़ जाती है यूडीएल में, ठीक है। तो L³ और L² या L4 ये सब में आपको सोचना नहीं है, ये सिंपल है कि अगर कंसंट्रेटेड लोड रहा तो थीटा में L² और डिफ्लेक्शन में L³ और अगर यूडीएल रहा तो जस्ट एक L का L उसमें बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि वो W पर यूनिट लेंथ होता है, इसलिए लेंथ हम एक और उसमें बढ़ाना पड़ता है। वो इसमें क्या होता है कि टोटल लोड जो है वो W इंटू L के बराबर है, टोटल लोड इज इक्वल टू WL होता है, इसलिए एक L इसमें ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन आपको याद रखना है कि वो क्या है, WL² बाई 16 EI और WL³ बाई 48 EI, और इसमें यूडीएल के केस में WL³ बाई 24 EI और
5/3 84 WL 4/EI। ठीक है, तो ये आपको यूडीएल का केस हो गया। अब नेक्स्ट है आपको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मतलब क्या हो गया कि लोड इंटेंसिटी ए पे 0 है, बी पे मैक्सिमम है, W पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अब यहाँ भी सेम आपको क्या करना है, x पे ले लेना है मोमेंट का एक्सप्रेशन। तो क्या आ जाएगा, पहले तो आपको मोमेंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आर ए और आर बी तो फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, तो आर ए आर बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली एम बी पे हम मोमेंट को 0 कर देते हैं, तो एम बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर ए इंटू एल माइनस हाफ एरिया इसका, हाफ इंटू एल इंटू डब्लू। ठीक है, इंटू बी पे यानी बी से सेंट्रॉइड कितना हो गया, L/3 इज इक्वल टू 0। यानी आर ए की वैल्यू क्या आ गई है आपको, WL/6। ठीक है, आर ए इज इक्वल टू आ गया आपको WL/6। ठीक है, और आर ए वैल्यू आ गया तो एम एक्स आप निकालना होगा आपको। तो एम एक्स क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स माइनस क्या हो रहा है, माइनस ये, हाँ अब ये पार्ट का भी निकालना है आपको। तो इस पार्ट का क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा ना ये, तो इस पार्ट का क्या होगा, इसका एरिया जो है जो कि लोड के बराबर है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एक्स बेस इंटू हाइट के लिए ये वाला पोर्शन देखना होगा। तो ये पोर्शन का कितना होगा, सिमिलर ट्रायंगल से आप निकाल सकते हैं, जैसे हम निकाले थे कैंटिलीवर के केस में भी। ये W L लेंथ पे है, तो X लेंथ पे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा WX/L। ठीक है, कैंटिलीवर में हम बता चुके थे कि आप किसी भी अगर एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर आपको निकालना होगा लोड इंटेंसिटी का वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, सिमिलर ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। L/W इज इक्वल टू X/ यहाँ का मैग्नीट्यूड, यानी वो क्या हो गया, WX/L। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू एक्स इंटू हाइट क्या हो गया, WX/L इंटू ये हो गया लोड। ठीक है, ये लोड और डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस यहाँ इस पॉइंट पे ले रहे हैं, तो इस पॉइंट से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस यानी कितना हो गया, x है तो x/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपको, EIY डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, WL/6x माइनस यहाँ से क्या आ गया, WX/6L। ठीक है, फिर यहाँ से इसी तरह इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो EIY डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, WL(x²/12 माइनस WX4/24L प्लस C1। ठीक है, फिर EIY इज इक्वल टू WL(x³/36 माइनस WX5/120L प्लस C1x प्लस C2। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आपको, हाँ इसमें भी क्या है, मोमेंट का एक्सप्रेशन तो थ्रू आउट द बीम कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस आप क्या लगा सकते हैं, एक तो इस सपोर्ट पे y0, इस सपोर्ट पे y0, y डैश कहाँ 0 होगा ये पता है क्या आपको, ये हम इसमें नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसमें बाउंड्री कंडीशंस आपको दो ही आएंगे, क्या क्या, a पे x इज इक्वल टू 0 पे y0 और x इज इक्वल टू L पे y0। ठीक है, तो दो बाउंड्री कंडीशंस एनफ है C1 और C2 निकालने के लिए। तो फिर x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू L पे y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या आ जा रहा है, 0 इज इक्वल टू
WL4/36 माइनस WL4/120 प्लस C1L। तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी आपको -7 WL³/360। ठीक है, अब EI y' का वैल्यू निकाल, देखिए क्या आ रहा है। EI y' का वैल्यू क्या आएगा, WLX²/12 माइनस WX4/24L माइनस 7 WL³/360। ठीक है, और EI y की वैल्यू क्या आ जाएगी, WLX³/36 माइनस WX5/120L। ठीक है, प्लस C1X यानी -7 WL³/360X प्लस C2 यानी 0। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपका आ गया y' और y का वैल्यू। ठीक है, अब आपको यहाँ पर, अच्छा हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि y मैक्सिमम आप बता सकते हैं क्या कि कहाँ पर होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे बता सकते हैं। जैसे उस प्रीवियस केसेस में सिमेट्रिकल लोडिंग था, तो सिमेट्रिकल लोडिंग था तो हम डायरेक्टली बता दे रहे थे कि हाँ ठीक है, सेंटर पे आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप नहीं बता सकते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर जाएगा। इसलिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यानी y मैक्सिमम कहाँ पर होगा, जहाँ dy/dx 0 हो। क्या होता है, कोई भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं कि क्या होता है, कोई भी फंक्शन को अगर मैक्सिमम करना रहता है तो उसका मैक्सिमम क्या होता है, उसका डेरिवेटिव 0 करना पड़ता है उसके लिए। इसलिए y मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव को 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब y' आपको क्या होगा, 0 होगा। कहाँ 0 करना होगा, y मैक्सिमम निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपको, y मैक्सिमम occurs where y' is equal to 0, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करना है कि जो आपका y' का एक्सप्रेशन है उसको 0 पुट करेंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट करके आप बताना कि कितने डिस्टेंस पे y मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू वो वैल्यू आ जाएगा आपका, तो आप y के एक्सप्रेशन में x की वही वैल्यू पुट करके मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी बता सकते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, तो ये आपका वर्क रहा कि आपको बताना है कि x कितने डिस्टेंस पे आपका y मैक्सिमम आ रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, तो y' इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। और इस पे अब ये देखिए y' जब 0 हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एक हिंट हम बता देते हैं। x² है और x4 है और यहाँ 0 है, यानी x² ही आपका एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, x² को ही आप y ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y² और y, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और दूसरा कि ये L को आप क्या कीजिएगा, L को भी आप ऊपर ले जाइएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में, तो यहाँ से L ऊपर ले जाइएगा और चूँकि सॉरी इसमें यहाँ पर L को भी अगर न्यूमरेटर में ले जाइएगा तो ये क्या होगा, यहाँ L ये 0 है तो L तो इधर हट जाएगा, डिनोमिनेटर से L हट जाएगा। ठीक है, कॉमन अगर L ले लेंगे हम तो डिनोमिनेटर से L हट जाएगा और यहाँ पर L² बन जाएगा, यहाँ पर L4 बन जाएगा। तो वो क्या हो गया, आपको एक L² और L² बन गया और x² बन गया। ठीक है, तो ये आप खुद करके कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगी आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का कंडीशन। ठीक है, y मैक्सिमम की वैल्यू आपको और बतानी है कि और x की और कहाँ पर एक्ट कर रहा है वो आपको यहाँ पर आप बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका एक लोड है वो अब, हाँ अब यहाँ पर देखिए
हमने अभी तक क्या देखा कि एक कांस्टेंट मोमेंट का एक्सप्रेशन हो रहा था, और नहीं तो अगर कांस्टेंट मोमेंट का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है तो बीच में एक कंडीशन, बाउंड्री कंडीशंस आ रहे थे जिससे कि हम इजीली फाइंड आउट कर दे रहे थे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को। ठीक है, अब इसेंट्रिक लोड है यहाँ पे। अब इस केस में हम डबल इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारा निकलता है या नहीं निकलता है स्लोप और डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ए यहाँ मोमेंट यहाँ जीरो कीजिए तो क्या हो रहा है, आर ए इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू बी। ठीक है, तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू बी बाई एल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप एक्सप्रेशन लेते हैं, सपोज कि आप एसी पोर्शन के लिए लेते हैं, एसी के लिए, चूँकि क्या है आपको मोमेंट का एक्सप्रेशन एसी में अलग होगा और बीसी में भी अलग होगा। ठीक है, तो एसी के लिए अगर मोमेंट का एक्सप्रेशन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एम एक्स इज इक्वल टू आर ए इंटू एक्स। एसी में क्या आएगा, डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स। और ठीक है, अब इसको आप आगे इंटीग्रेट करेंगे, फर्दर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, ई आई वाई डबल डैश, ये क्या है, ई आई वाई डबल डैश के बराबर है, तो ई आई वाई डैश करेंगे आर ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन, फिर ई आई वाई निकालेंगे वो उसमें आ जाएगा प्लस सी वन और प्लस सी टू, सी वन एक्स प्लस सी टू, ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कॉन्स्टेंट्स आपको C1 C2 आ रहा है। ठीक है, अब ये C1 C2 को आप निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशंस, आपको दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए। ठीक है, अब दो बाउंड्री कंडीशन इस पोर्शन AC के लिए क्या आ सकता है, क्या दो बाउंड्री कंडीशंस, एक बाउंड्री कंडीशन तो आ जाएंगे x इज इक्वल टू 0 पे y 0, यहाँ आ जाएगा। अब एक बाउंड्री कंडीशंस आप AC पोर्शन में कहाँ लाओगे, कोई बाउंड्री कंडीशन तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, यही सेम सिचुएशन आपको BC में भी है। अगर आप BC में भी अगर आप एक मोमेंट का एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है, तो मोमेंट का एक्सप्रेशन BC के केस में क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए, ये आ जाएगा आपको CB के लिए या BC जो भी बोलें। ठीक है, तो अब CB के लिए अगर हम देखें तो CB के लिए भी मोमेंट का एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं, इसको भी फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो C1 और C2 कॉन्स्टेंट्स हमारा आएगा जिसको फाइंड आउट करना है। तो क्या इस पोर्शन में भी आपको बाउंड्री कंडीशंस दो मिल जाएंगे क्या, क्योंकि इस पोर्शंस में भी अगर लेंगे तो बाउंड्री कंडीशन तो एक ही है बस कि x इज इक्वल टू एल पे y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बीच में कहीं भी कोई कंडीशन आ नहीं रहा है। ठीक है, और इस पोर्शन में हम इस पोर्शन का बाउंड्री कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, या इस पोर्शन में यहाँ का बाउंड्री कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमारे पास दोनों पोर्शन पे केवल एक बाउंड्री कंडीशन अवेलेबल हो पा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप डबल इंटीग्रेशन अप्लाई करना आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा एक मेथड आता है मैकलोज मेथड। मैकलोज मेथड, ठीक है, जिसे MH मैकलो ने, साइंटिस्ट ने दिया था। लेकिन ये MH मैकलो ने इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने दिया था। ठीक है, तो अब ये मैकलोज मेथड, तो मैकलोज मेथड के हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी कि मैकलोज मेथड क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन मेथड का डिमेरिट दिख गया। डबल इंटीग्रेशन अभी तक तो सॉल्व हो जा रहा था, लेकिन अब जो ये टाइप के कंडीशंस आएंगे, इस टाइप के कंडीशंस में आप डबल इंटीग्रेशन प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिंपल एक मैकलोज मेथड आया है, जिसका यूज करना हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू वॉचिंग एंड आस्क इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी, और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दें, जिससे हमें पता चल जाए कि आप वेदर यू आर गेनिंग द कॉन्सेप्ट्स और नॉट।
ठीक है, ओके, थैंक यू।